हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं सुमित सागर पांडे आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि क्लास 10th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, और इसके अंतर्गत आज हम लोग इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और उदाहरणों को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पहली बात जो आपको सीखनी है वो सीखनी है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तब आपको प्रमेय 1.1, जो कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, इसको आप बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो पिछली कक्षा से हम लोग चालू करते हैं। पिछली कक्षा यानी कि क्लास 9th में आपने पहला चैप्टर पढ़ा था, संख्या पद्धति। ठीक है, या जिसका नाम वास्तविक संख्या था। तो वास्तविक संख्या में आपने पढ़ा था कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहली प्रकार की संख्या जो होती है आपकी कहलाती है रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्या, और दूसरी प्रकार की संख्या आपकी कहलाती थी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी काल्पनिक संख्या। ठीक है, या इसी को इमेजिनरी नंबर्स भी बोल देते थे। ठीक है, तो रियल नंबर्स जो होते हैं ये भी आगे चल के सेपरेट होती थी दो प्रकार की। पहली आपकी होती थी रेशनल नंबर, और दूसरी प्रकार की संख्या आपकी कहलाती थी इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी यही जो परिमेय संख्याएं होती हैं ये आगे चल के आपकी भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, इन सारी संख्याओं में बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में हमको सीखना है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसे नंबर। यहाँ मैं आपके लिए लिख देता हूँ भाज्य संख्याएं, जिसको आप बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा, दो से ज्यादा गुणनखंड, गुणनखंड हों, भाज्य संख्याएं कहलाती। जैसे जैसे 4 हुआ आपका, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10, 12, ऐसे इनफाइनाइट भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक टर्म आया है कि ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। गुणनखंड मतलब, गुणनखंड मतलब चार को काटने वाला, यानी ऐसे कितने नंबर हैं जो चार को विभक्त कर सकते हैं। अगर हम कहें चार को विभक्त करने वाले ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, तो देखिए प्रत्येक संख्या जो होती है ना वो स्वयं से विभक्त होगी, यानी चार खुद चार से विभक्त होगा। और प्रत्येक संख्या भाई, एक चीज ध्यान रखिए कि हर एक संख्या एक से हमेशा डिविजिबल होती है। और ध्यान दीजिए, ये चार जो है ना, एक संख्या और भी है दो, दो से भी विभक्त होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हमने डिफिनीशन में लिखा है कि ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, किससे, दो से ज्यादा गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएंगी, आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो एक, दो, तीन, तो चार के कितने फैक्टर हुए बताइए, चार के फैक्टर हुए तीन। और ऐसी हर एक संख्या जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे वो क्या कहलाएंगी, आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अच्छा, एक और देख लेते हैं हम, 10 के बारे में अगर चर्चा करें। 10 10 भाज्य संख्या कैसे है,
तो अगर मैं 10 की बात करूं तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि प्रत्येक संख्या 1 से और स्वयं से डिविजिबल होती है, ये बात डन है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो संख्या 10 है ये 2 से भी कटेगी, और ये संख्या 10 जो है, एक संख्या और है 5, ये 5 से भी क्या होगी, कटेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से 10 क्या हुई आपकी भाज्य संख्या हुई, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप बनाइए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिसको आप बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स बिल्कुल कंपोजिट नंबर का क्या होता है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है। क्या, तो यहाँ लिखेंगे ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके जिनके केवल और केवल एक, केवल और केवल दो, केवल और केवल दो, ये दो नंबर वाला नहीं, दो संख्या में दो, ठीक है, केवल और केवल दो गुणनखंड, गुणनखंड हों अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती हैं, ठीक है। जैसे, अब जैसे बात कर लेते हैं क्या, जैसे ध्यान दीजिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो आपकी क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात आई कि 2 हुआ अभाज्य संख्या, 3 हुआ अभाज्य संख्या, 5 हुआ अभाज्य संख्या, और 7 भी अभाज्य संख्या, ऐसे 11, 13 और अनेक प्रकार की अभाज्य संख्याएं इनफाइनाइट रूप से आपके नंबर सिस्टम में हैं, ठीक है। तो हमने डिफिनीशन क्या दिया, ध्यान दीजिए, हमने डिफिनीशन दिया कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दो की। तो दो क्या है, दो अगर मैं देखूं तो हमने सीखा है कि प्रत्येक संख्या जो होती है वो एक से डिविजिबल होती है और खुद से भी डिविजिबल होती है। चलिए, तो दो भाई केवल एक से विभक्त होगा और खुद दो से विभक्त होगा, और दो को ऐसा कोई तीसरा और नंबर नहीं है जो इसको क्या करे, कंप्लीटली डिविजिबल कर सके, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं तीन की बात करूं, तीन, तो तीन एक से कटेगा और खुद तीन तीन से कटेगा, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या था हमारा कि ऐसी हर एक संख्या जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे आप 5 के बारे में चेक कर सकते हैं, 7, 11, 13। अच्छा, इतनी बात पढ़ने के बाद आपको एक चीज हल्का सा कंफ्यूज कर रहा होगा कि भाई आपने तो एक नंबर एक के लिए तो कुछ नहीं कहा। तो नंबर एक के लिए बहुत ही फेमस लाइन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप स्टार बना के लिख लीजिए कि संख्या एक, एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है, और ना ही, ना ही अभाज्य संख्या है। अच्छा, क्यों नहीं है, अब ये मन में ये भी विचार आ सकता है कि भाई संख्या एक भाज्य नहीं है और अभाज्य नहीं है, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए कि ध्यान दीजिए, भाज्य डिफिनीशन याद रखिएगा, एक एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो बोली जा रही है। भाज्य संख्याएं क्या होती है, हमने पढ़ा कि भाज्य संख्याएं वे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स हों, एक से दो से अधिक गुणनखंड हो। और अभाज्य संख्या के बारे में हमने बताया कि अभाज्य संख्याएं केवल वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो। तो अगर मैं एक की बात करूं, एक,
तो एक अकेला नंबर सिस्टम में ऐसा नंबर है जो भाई खुद से विभक्त होता है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एक को क्या कर दे, डिविजिबल कर दे। तो अभाज्य की परिभाषा क्या थी, जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो। तो एक का तो भाई केवल एक गुणनखंड है, इसलिए अभाज्य नहीं है। और भाज्य मोर देन टू, तो जब दो ही नहीं है तो फिर क्या होगा बताइए। जब ये अभाज्य ही नहीं है तो भाज्य होने की संभावना ही खत्म। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं जो प्रमेय 1.1 कहती है उसके सार को समझते हैं। और अब आप मेरे हिसाब से अब आप इस बात को समझने के लिए कंप्लीटली तैयार हो चुके हैं कि प्रमेय 1.1 जिसे आप अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं उसको समझने के लिए तैयार हैं। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, हमने अभी सीखा भाज्य संख्या क्या है, को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब मैं अपनी भाषा में आपको समझाऊं कि जितने भी दुनिया के अभाज्य संख्याएं हैं, दुनिया में जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में निरूपित किया जा सकता है। और अगर इनके क्रम को, अगर इन अभाज्य संख्याओं के क्रमों को ध्यान में न रखा जाए, यानी क्रमों को जरूरी नहीं है कि बढ़ता हुआ क्रम रखा जाए या घटता हुआ क्रम रखा जाए, तो हमेशा एक यूनिक फल प्राप्त होता है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। कह रहा है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। एक दी हुई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में बिना यह ध्यान दिए कि अभाज्य संख्याएं किस क्रम में आ रही हैं, एक अद्वितीय प्रकार से गुणनखंडित किया जा सकता है। जैसे जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के लिए कि 32,760 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो 32,760 का अभाज्य गुणनखंड आपने क्लास 6 स्टैंडर्ड में सीखा होगा, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर करना। तो चलिए, अगर नहीं भी सीखा है तो मैं प्रयास करता हूँ कि आज आप साथ में सीखें। तो सबसे पहले जिस नंबर का आपको प्राइम फैक्टर निकालना है उस नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हमको निकालना है 32,760 का प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है भाई, प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है, तो 32,760 को हमने लिख लिया। अभी क्या करूंगा, इसका प्राइम फैक्टर करूंगा। और ध्यान दीजिए, एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया था वो अब सुनिए कि अगर बात की जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी, 2 है। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है आपकी, 4 है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इतना इंपॉर्टेंट जितना मैं आपको बता नहीं रहा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझिए आगे की बात। एक प्रश्न आपसे और भी एग्जाम में, ज्यादातर वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संख्या एक है, ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको भाज्य, ऑप्शन बी दे दिया जाएगा अभाज्य। ठीक है, और नेक्स्ट ऐसे भाज्य तथा अभाज्य दोनों, और एक होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो ध्यान दीजिए, इस बात को मैं केवल इसलिए बताया आपको कि 32,760 को जब भी आपका फैक्टराइजेशन करना होगा, आपके मन में आना चाहिए कि यह किस नंबर से विभक्त होगा। तो ध्यान दीजिए, आपने विभाज्यता का रूल पढ़ा होगा क्लास 8 में, और विभाज्यता का रूल जब पढ़ा होगा तो पहली विभाज्यता का रूल आपने पढ़ा होगा 2 का नियम। तो 2 का नियम क्या कहता है कि ऐसी हर एक संख्या जिसका इकाई का अंक, यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से क्या होती है, कंप्लीटली डिविजिबल होती है। तो यहाँ देख रहे हैं हम इकाई का अंक 0 है, इसलिए 32,760 भी क्या होगा, 2 से कटेगा। काट के देखते हैं, 16 दूनी 32, 2 तियां 6, 2 अठे 16 और 0 एज इट इज उतर जाएगा। 2 से अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए 16 को तो 8 बार में,
2 एकम 2, 3 था, 1 बचा, 1 8 18, 2 9 18 और ये 0। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 चौके 8। अब एक क्या है 2 से छोटा, इसलिए 2 डिजिट लेना है अपने को, इसलिए 0 पहले फिल कर लेंगे और 2 9 18 और 2 पंचे 10। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए इकाई का अंक ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, इसलिए अब 4095 जो होगा भाई वो 2 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से विभाज्यता का रूल आप जानते हैं कि यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 का फैक्टर है या 3 के पहाड़े में आता है, 3 का मल्टीपल है, तो वह संख्या निस्संदेह 3 से अवश्य विभक्त होगी। तो देख लेते हैं 4095 के अंकों का योग क्या होगा। तो 9 में 5 जोड़ूंगा 14 और 14 4 18, 3 के पहाड़े में छठवीं बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 3 से कटेगा। तो 3 13 में 39, 1 40, और यहाँ बात करें तो 3 छंग 18, 1 19, 3 पचे 15, 6 5 11, 11 3 14, 1 15, फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 1 13, 3 पचे 15, 1 16, 3 पचे 15। अभी इसको अगर देखा जाए तो 455 है, 5 5 10 4 14, 14 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये क्या होगा बताइए, 3 से नहीं कटेगा। तो अब इसको 5 से काटेंगे। 5 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि ऐसी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट 5 हो या 0 हो, वो सारी की सारी संख्याएं 5 से अवश्य ही विभक्त होंगी। तो 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 9 45 और 5 1 9 5, 91 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से कटेगा 13 बार में, और 13 एक प्राइम नंबर है आपका, तो 13 1 9 13। यानी अगर हमसे कहा गया है क्या 32,760 का अभाज्य गुणनखंड, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि 32,760 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13। ये आपका क्या हो गया 32,760 का प्राइम फैक्टर। चलते हैं आगे हम लोग। देखिए आपके बुक का पहला प्रश्न मैं उठाता हूं, और प्रश्न कह रहा है कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए किसी भी प्रश्न को लगाने से पहले सवाल को ना आपको रिलैक्स होके पढ़ना है, और इस बात को समझना है कि सवाल आपसे पूछी क्या जा रही है और आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी है जिसकी वजह से आप इस सवाल का आंसर कर पाए। तो फिर से एक बार सवाल को पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि एक संख्या है 4 की पावर n, जहाँ n क्या है एक प्राकृतिक संख्या है। आपने प्राकृतिक संख्याओं में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं बताइए, प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो नेचुरल नंबर बोले तो बस डायरेक्टली आप यहाँ कह दीजिए कि n जो है वो एक धनात्मक संख्या है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल है जहां पर 4 की पावर n का यूनिट डिजिट 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। बेसिक्स हैं क्या, ध्यान दीजिए। जैसे पहली संख्या जिसके इकाई के अंक में 0 आता है वो है क्या आपका 10, दूसरी संख्या 20, तीसरी संख्या 30, चौथी संख्या 40, ऐसी संख्याएं आपकी लास्ट में 100। लेकिन 100 में यूनिट डिजिट तो 0 है। अब ये मत देखिए कि यूनिट डिजिट और टेंस का डिजिट दोनों 0 है। ठीक है, तो मैनुअली आपको इतना कहिए कि यूनिट डिजिट तो 0 है, बस बात खत्म। ठीक है, तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि क्या कुछ सिमिलरिटीज हैं क्या इनके अंदर। ठीक है, एक सिमिलरिटी तो ऊपर ऊपर देख के पता चल रहा है कि इकाई का अंक दोनों का क्या है,
जीरो है। ठीक है, चलिए अगर मैं 10 का अभाज्य गुणनखंड करूं तो आप कहेंगे कि भाई 2 गुना 5 होगा। ठीक है, 2 पंचे 10, बिल्कुल सही है। 20 का अगर मैं कहूँ प्राइम फैक्टर करने के लिए तो आप कहेंगे 2 गुना 5 होगा। 2 दूनी 4 पंचे 20, बिल्कुल ठीक है। अगर 30 का मैं कहूँ तो आप कहेंगे 2 गुना 3 गुना 5, 2 तियां 6 पंचे 30, बिल्कुल ठीक है। अगर 40 की मैं बात करूं तो आप कहेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, बिल्कुल ठीक है। अगर 100 की मैं बात करूं तो आप कहेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आप रटेंगे तो भूलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको केवल एक कॉन्सेप्ट से समझाना चाहता हूँ कि देखिए इकाई का अंक 0 तो 2 और 5 है, इकाई का अंक 0 तो 2 और 5 है, इकाई का अंक 0 2 और 5 इसमें भी है, इकाई का अंक 0 2 और 5 इसमें भी है, इकाई का अंक 0 2 और 5 इसमें भी है। एक चीज और ध्यान दीजिए जो इन सब से अलग है, इसमें इकाई और दहाई भी 0 यानी 2 0 है, तो 2 बार 2 और 2 बार 5 आया है। यानी यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 पॉसिबल तब होगा जब उसमें कम से कम एक बार 2 आए और एक बार 5 आए, तब इकाई का अंक क्या होगा, आपका 0 जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इस स्लाइड को हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो यहाँ से हम इसी जो अभी निष्कर्ष सीखे थे उसी से हम एक फैक्ट लिखते हैं। फैक्ट क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का इकाई का अंक इकाई का अंक शून्य, जिसे आप 0 कह रहे हैं, शून्य तभी संभव है तभी संभव है जब संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार कम से कम एक बार 2 तथा 5 2 तथा 5, 2 या 5 नहीं कह रहा भाई, 2 तथा 5 2 तथा 5 अवश्य आया हो। अगर इतनी सी बात आप समझ गए हैं तो फिर प्रश्न आपके लिए चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिए, संख्या क्या है आपका, तो हमारे पास संख्या है 4 की पावर n। ठीक है, अगर 4 की पावर n का मैं प्राइम फैक्टर करूं तो 2 × 2 की पावर n। ठीक है, और बताइए क्या अभाज्य संख्या में आपको 2 तथा 5 मिला है, आप कहेंगे 2 मिला है लेकिन 5 तो नहीं मिला है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि n के किसी भी वैल्यू के लिए संख्या 4 की घात n का इकाई का अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। अर्थात अर्थात हम कह सकते हैं कह सकते हैं कि n के किसी भी मान के लिए किसी भी मान के लिए किसी भी मान के लिए संख्या संख्या 4 की घात n का इकाई का अंक इकाई का अंक 0
नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, ये पहला प्रश्न था, पहला एग्जाम्पल था आपका। और मैंने भरसक प्रयास किया है कि आपको ये प्रश्न मैं आसान से शब्दों में समझा सकूं। ठीक है, तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है आपका कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा समय आपका और ले सकता हूँ, लेने जा रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि आपको ना दो टर्म्स और पता होने चाहिए। एक तो एचसीएफ क्या होता है और एक होता है एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो एचसीएफ, एक चीज और भी समझिए, इसके पहले आपको समझना है ये एफ और एम के बारे में। एफ मीन्स होता है भाई फैक्टर, एफ मतलब होता है फैक्टर, जिसको आप बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। ठीक है, और एलसीएम में एम का मतलब है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। सॉरी, हिंदी में लिख रहा था मैं, इसको चेंज करके लिखता हूँ किसमें, इंग्लिश में। मल्टीपल। ठीक है, तो मल्टीपल क्या चीज है? मल्टीपल मतलब कोई नंबर। जैसे मैं पूछूं कि 2 का मल्टीपल क्या 4 है, तो इसका मतलब है क्या 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। मैं पूछूं क्या 6 2 का मल्टीपल है, आप कहेंगे बिल्कुल। 3 में आप 3 बार टेबल पढ़ेंगे 2 का, 6 आएगा। मैं पूछूं क्या 120 मल्टीपल है 2 का, तो आप कहेंगे बिल्कुल। 60 बार आप टेबल पढ़िए, 120 मल्टीपल होगा। ठीक है, 120 2 के टेबल में आएगा। तो बात समझिए भाई, सीधी सी सिंपल सी बात में आपको समझना है कि मल्टीपल कोई ऐसा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर के पहाड़े में आए। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल वह नंबर होता है जो दिए गए नंबर के पहाड़े में आए। और फैक्टर, ध्यान दीजिए, फैक्टर, फैक्टर वह नंबर होता है जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल कर दे। अगर इतनी बात आप समझ पाए हैं भाई, देखिए मैथमेटिक्स क्या है, फैक्ट्स पर चलती है, और ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल यथार्थ है। ठीक है, मतलब जो बातें हैं वो बातें हैं भाई। ठीक है, जो बातें हैं वो बातें हैं। और उन बातों को आप जब तक नहीं पकड़ पाएंगे, मैथमेटिक्स आपके लिए क्या होगी? कठिन होगी। लेकिन जिस दिन पकड़ में आ गई गुरु, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो फैक्टर। तो फैक्टर क्या है? एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली विभक्त कर दे, डिविजिबल कर दे। और मल्टीपल वह नंबर होता है जो दिए गए नंबर के टेबल में आए या पहाड़े में आता है। ठीक है, तो ये दो बातें थी, आपको जाननी थी। और मैंने प्रयास किया कि आपको बेहतर तरीके से और आसान से शब्दों में समझाया जाए। ठीक है, और एक छोटी सी भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर यहाँ तक वीडियो में पहुंचे हैं और आपको कुछ अफेक्टिव लगा हो, कुछ अलग सीखने को मिला हो ना, तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। कारण क्या कि जो बातें आपको बताई जा रही हैं भाई, ये सीखी नहीं है, ऐसे ही सीखी जाती हैं। इस तरीके से आपको सिखाई जा रही हैं। ठीक है, बात समझिए। आगे सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए, अभी मैं जो बातें आपको बताया हूं ना, इन बातों को फिर से लेके आऊंगा। भाई देखिए, मेरे लिए ये काम नहीं है कि आप वीडियो को कितना देख रहे हैं। ठीक है, मेरा मतलब मेन मोटिव क्या है कि आप वीडियो को अगर देख रहे हैं ना, अपना समय अगर वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ना वीडियो से 100% बातें समझ में आनी चाहिए, ये मेरी गारंटी होगी। और एक चीज कि एक भी क्वेश्चन आपका हाई स्कूल का ना इसके बाहर चला गया, तो जो कहेंगे वो फिर बिल्कुल माना जाएगा आपका। ठीक है, तो पहली बात तो यही समझिए कि 100% डन है भाई। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ स्लाइड्स नहीं जा सकती है। ठीक है, इसकी गारंटी रहेगी। तो संख्या 6 की अगर मैं बात करूं, तो संख्या 6 में अगर मैं बात करूं तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 गुना 3। और अगर 20 के प्राइम फैक्टर की बात करूं तो आप कहेंगे 2 गुना 2 गुना 5। एक बार चेक भी कर लीजिए, एक बार मैं इसको थोड़ा सा गैप दे के लिख देता हूँ। 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, तो
दो तिया 6 बिल्कुल ठीक, 2 दूनी 4 पंचे 20 बिल्कुल ठीक। तो ध्यान दीजिए, आज मैं आपको सिखाने जा रहा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और वो भी प्राइम फैक्टर की हेल्प लेके, ठीक है। प्राइम फैक्टर आप बहुत सारे नंबर्स का निकाल लीजिएगा, अभी एक्सरसाइज करवाऊंगा तो उसमें भी बहुत सारे नंबर हैं, तो बहुत परेशान होने की जरूरत आपको अभी नहीं है, ठीक है। अभी केवल आप सीखने आए हैं, सीखिए केवल, ठीक है। तो जब भी एचसीएफ निकालना होगा, और एचसीएफ किसका निकालना है, 6 और 20 का। तो एचसीएफ क्या होता है भाई, एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट मीन्स होगा बड़ा, कॉमन मीन्स कॉमन होना चाहिए, और फैक्टर मीन्स ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को क्या करे, डिविजिबल कर दे। यानी हमको दोनों नंबर्स को, यानी ऐसा एक बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो 6 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे और 20 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो ध्यान दीजिए, कॉमन से पकड़िए, आपको ना इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो देखना है 2 यहाँ पर है भाई, ठीक, हाँ है, और 2 यहाँ पर भी है, तो बिल्कुल यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, और इसके बाद आपको चेक भी नहीं करना है, ठीक है। तो एचसीएफ आपका निकल के आ गया कितना, 2। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, किसकी बात करूं, एलसीएम की, ठीक है। एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम ऑफ किसका, 6 और 20 का ही एलसीएम निकालना है। तो जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो आप सीधे सीधे जो एचसीएफ आया उसको लिख लीजिए, और उन सारे नंबर्स को लिख लीजिए जो मिसमैच हो रहे हो, जो कॉमन ना हो। जैसे 6 में देख रहा था क्या, 3 कॉमन नहीं था, 3 को भी इधर डाल दिया। इधर देखिए 20 में 2 और 5 कॉमन नहीं बन रहा था, तो 2 और 5 को भी लिख दिया, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अब बस इनका सिंपल तरीके से गुणा लगा लीजिए, और गुणा लगाने में आप लोग बहुत माहिर हैं, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन आपने किए हैं। करिए मेरे साथ, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, ठीक है। चलिए अब मैं चेक करता हूँ, आपके साथ बात करता हूँ। देखिए मैंने आपको एक डिफिनीशन अभी अभी बताई थी, और ये बात बताई थी कि देखिए गणित ना सीखी नहीं जाती है भाई, समझी नहीं जाती है, गणित को जीना पड़ता है। मतलब हर बात जो आप कर रहे हैं ना उसको प्रैक्टिकली आप देखिए, और तब आपका सेंस जो निकल के आएगा ना, वो फिर भाई आप गणित मतलब मौज दे देगी आपको, ठीक है। कैसे, देखिए मैंने आपको बताया था क्या, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने कहा था कि एफ पकड़िए, एफ। और एक चीज बताया था आपको, एलसीएम, और एलसीएम में मैंने कहा था यम पकड़िए। देखिए एफ मतलब मैंने आपको बताया था एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को डिविजिबल कर दे। तो बात आती है यार दिया गया नंबर क्या है, तो दिया गया नंबर भाई कुछ और नहीं था, एक तो 6 था और दूसरा 20 था। एक 6 था और दूसरा 20 था। तो एचसीएफ निकल के आया 2। क्या निकाल लिया हमने, 2। तो देखिए 2, अगर 6 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या ये 3 बार में कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर देगा, और क्या मैं 20 को अगर 2 से डिवाइड करूं तो क्या ये 10 बार में 20 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर देगा, बिल्कुल कर देगा। और एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम हमने कहा था, एलसीएम किसका किसका एलसीएम भाई, 6 का और 20 का। एलसीएम हमने निकाला कितना, 60। तो हमने कहा था एलसीएम वह नंबर होता है जो नंबर के टेबल में आए। तो 6 के टेबल को जब आप 10 बार पढ़ेंगे ना भाई, 10 बार, तो आपको क्या मिलेगा, 60। और 20 का टेबल आप 3 बार पढ़ेंगे तब आपको क्या मिलेगा, 60। बात समझ पाए, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। एलसीएम दिए गए नंबर्स के टेबल में आता है, और एचसीएफ दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। अच्छा, तो यहाँ यच क्या है और यल क्या है। यच मतलब भाई ये ना, दो, 2 से बड़ा और कोई ऐसा नंबर नहीं पॉसिबल है जो 6 को भी डिवाइड करे और 20 को भी डिवाइड करे, ठीक है। और यहाँ यल का मतलब क्या है, 60 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 के भी टेबल में आए और 20 के भी टेबल में आए। बात समझ पाए, प्रयास देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा कि आपको ना बातों को, टाइम भले ही ज़्यादा लग जाए चलेगा, ठीक है, लेकिन बातें आप ना बेहतर तरीके से सीखें। चलिए
फिलहाल चलते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल आपके लिए मतलब इस तरीके की सवाल अभी हाल ही में सिखाया हूँ, इसके पहले पिछली सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार और सीखते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला काम, जब किसी भी नंबर का अपने को एलसीएम निकालना होगा या एचसीएफ निकालना होगा, और किस विधि से, अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि आपको सिखाई गई है, चलिए फिर से सीखिए। 96 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं भाई, तो 96 का करूंगा तो 48 दूनी 96, और यहाँ पर अगर इसको काटूं तो 24 दूना 48। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 बारह में 24, और अगर यहाँ पर और आगे इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 छंग 12, और यहाँ 2 तियां 6, और 3 एकन्नम 3। यानी आप 96 को ना लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार, 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 बार, और मल्टीप्लाइड बाई एक 3 बाकी रह गया था, एक 3 को लिख दिया, ठीक है। देखिए कोई जल्दीबाजी नहीं भाई, आप सीख रहे हैं, और सीखना फास्ट नहीं होता है, ठीक है। सीखना फास्ट नहीं होता है, सीखना बिल्कुल स्लो मोशन होता है। आज आप सीख लीजिए, यही सवाल को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब आप लगाएंगे ना भाई, और चीजें आपको आने लगेंगी, आप बिजली की रफ्तार से दौड़ेंगे। और सोचिए कि आज ही आपने सीखा और आज ही बिजली बन जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। 404 की बात करूं, किसकी? 404 की, ठीक है। तो 404 का क्या हो जाएगा, देखिए। अगर 2 से इसको सिंप्लीफाई करें तो 20 दूना 40 होता है, और 2 दूनी 4, 2 दहम्मा 20, और 2 एकन्नम 2, और 101 भाई आपका प्राइम फैक्टर है, यानी ये खुद से ही कटेगी, 101 एकन्नम 101। तो 404 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो आप कहेंगे 2 गुना 101, 101, ठीक है। तो पहली चीज अपने को क्या निकालनी है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आप किसका किसका निकालना है? हमको निकालना है 96 का और 101 का। तो 96 का क्या हो जाएगा? 96 का हो जाएगा, देखिए अभी क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ मतलब कॉमन पकड़ना है। तो कॉमन पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए 1 2 यहाँ, बिल्कुल, और 1 2 यहाँ, बिल्कुल। तो 1 2 आप एचसीएफ पे लिख दीजिए। यहाँ देखिए 1 बार 2 और मैच कर रहा है, कॉमन है ना, और 1 बार 2 यहाँ पर और मैच कर रहा है, 1 2 और लिख दीजिए, ठीक है। अभी देखिए 2 2 2, 3 बार 2 यहाँ है, लेकिन यहाँ क्या है, क्या नहीं, तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 101 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसलिए एचसीएफ इसका निकल के आएगा 2 गुना 2 यानी 4, ठीक है। और एलसीएम की अगर बात करूं, एलसीएम, तो एलसीएम आप 96 कॉमा 101 यानी 101 का हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया जो एचसीएफ आएगा आप एचसीएफ लिख दीजिए। इसके बाद ऐसे सारे नंबर जो नहीं मैच किए हों, 2 दूनी 4 दूनी 8 तियां 24, यहाँ नहीं मैच किया, फिर से देख लीजिए 24 कहाँ से आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 तियां 24, ये नहीं मैच किया था, इसलिए यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। और यहाँ पर 101 मैच नहीं किया था, इसलिए गुना 101 लगा दिया, कोई दिक्कत। 24 चौका, दुनिया जानती है 96, और अब आप भी जानने लगे हैं ना भाई। तो ये हो गया आपका 101। अब 101 का सिंपल तरीके से आप गुणा लगा देंगे, जितना आएगा वही एलसीएम होगा। चलिए कर लेते हैं। 101 का 96 के साथ गुणा लगाइए तो 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, और 9 1 जा 9, और 9 10 जा 90, जोड़ दीजिए सिंपल वे में, 6969, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9696, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एचसीएफ 96 और 101 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 96 और 101 का एलसीएम 9696 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 96 और 101
सॉरी, यहाँ 101 लिख दिया, यही गलत हुआ, इसीलिए तो मैच नहीं कर रहा था। 404 होगा ये। कितना होगा भाई? 404। ठीक है, 404। चार वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 96 और 404 को क्या करेगी? कंप्लीटली डिविजिबल करेगी। और 9696 वह छोटे से छोटा नंबर होगा जो 96 और 404 दोनों से क्या होगी? टोटली डिविजिबल होगी। बात समझ पाए कि नहीं? तो यहाँ पर एक छोटी सी बात और आपको बताऊं कि जो एचसीएफ होता है वो दिए गए संख्याओं को विभाजित करती है, और जो एलसीएम होता है वो दिए गए संख्याओं से विभाजित होती है। बात नहीं समझ पाए? ठीक है, एचसीएफ दिए गए संख्याओं को विभाजित करती है, को पकड़िए, को। ठीक है, और एलसीएम दिए गए संख्याओं से विभाजित होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो 6 का अगर प्राइम फैक्टर मैं करूं 6 का, ठीक है, तो देखिए कुछ छोटे नंबर है जिनको आपको ये कीलम काटी नहीं करनी है, डायरेक्टली आप करिए। 6 को पूरी दुनिया जानती है कि इसका प्राइम फैक्टर 2 गुना 3 होता है। 72 का आप कहते हैं 8 9 72, तो 8 को 2 गुना 2 गुना 2, और 9 को लिख सकता हूँ 3 गुना 3। और 120 का होता है 24 पंचे 120, यानी 8 तिया 24 पंचे 120। ठीक है, तो 8 को लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना तिया 24 3, और गुना 8 तिया 24 पंचे 120। ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो भाई आप डायरेक्टली अभी 120 का ना प्राइम फैक्टर कर लीजिए। कैसे? 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 15 में 30, 3 पचे 15, और 5 एकन्नम 5। तो देखिए एट लास्ट आपको वही मिला, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है? सबसे पहली चीज निकालनी है एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 6, 72, 120। अब 6, 72 और 120 में अपने को क्या निकालना है भाई? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए कॉमन पकड़ना पड़ेगा। तो देखिए 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। ठीक है, तो 1 2 कॉमन निकल आया। इसके बाद देखिए 3 संख्या यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। तो 1 कॉमन निकल के आया, 3 और 2 तिया कितना? 6। तो एचसीएफ कितना हो गया भाई? 6 हो गया। ऐसे ही अपने को क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम 6, 72 और 120 का। 6, 72 और 120 का, तो कितना हो जाएगा? सबसे पहला काम अपने को एचसीएफ ही पकड़ लेना है। एचसीएफ कितना निकल के आया था? 6। इस पे मैच तो सब कर गया था। इस पे 2 दूनी 4 तिया 12, 12 नहीं मैच किया था तो 12 लिख दिया। और यहाँ 2 दूनी 4 पंचे 20 यहाँ। ठीक है, और समझिए, तो 12 छंग 72। देखिए गुणा भी आप ऐसा लगाइए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। ठीक है, 12 छंग 72, और 72 गुना 20, 72 दूनी 144 होता है। कितना होता है? 144, और 1 0 2 का, तो 1440 इसका एलसीएम हो जाएगा। और 6, 6, 72 और 120 का एचसीएफ हो जाएगा। फिर से समझिए कि 6 वह बड़ा से बड़ा नंबर है जो 6 को, 72 को और 120 को पूरी तरीके से विभाजित करेगा, और 1440 वह छोटे से छोटा नंबर है जो 6 से, 72 से और 120 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। फिर से समझिए क्या बोला था कि फैक्टर एचसीएफ वह नंबर होता है जो दिए गए नंबर को विभाजित करता है, और एलसीएम वह नंबर होता है जो दिए गए नंबर से विभाजित होता है। चलें आगे। तो अब आपकी स्टार्ट होती है प्रश्नावली 1.1। बेहद आसान लेकिन बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे? देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर है कि आपको अगर प्रश्नावली 1.1 के ये छोटे छोटे प्रश्न नहीं आ रहे हैं ना, फिर आपके लिए एग्जाम के प्रश्न बनाने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप एग्जाम में तो बेशक दुनिया चाहती है कि आप 100 आउट ऑफ 100 पाएं,
लेकिन प्रश्नों को, एक एक प्रश्न को आप हल करिए। ऐसे ही मैं बेवजह ही नहीं कह रहा कि भाई कि आपको मैथमेटिक्स ना 100% गारंटी कौन लेगा भाई? जो 100% आपको पढ़ाएगा, जो 100% अपना देगा आपको सिखाने में, और आप भी अपना 100% देंगे सीखने में। तो चलिए 140 का मैं प्राइम फैक्टर करना सीखता हूँ, ठीक है? यही तो बता रहा था कि अभी प्राइम फैक्टर आएगा और आपको करना है, और आपको करना क्या है वो अभी आपको समझना है, ठीक है? इसमें मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, आप खुद से करिएगा और आपको बेहतर समझ में आना है, ठीक है? तो 1400 बोल दिया, 140, 140 का प्राइम कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा मार्कर का। तो ये हो जाना है भाई, इसको हल्का सा करता हूँ डिलीट। क्या करता हूँ? डिलीट, और फिर से लेता हूँ रेड, क्योंकि नीले पे रेड ही चलना है। 140 का अपने को क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है। चलिए करता हूँ। 2 सते 14, और 35 दूना 70, 5 सते 35, और 7 एकन्नम 7। यानी 140 को ना भाई आप 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये आपका पहला प्रश्न है, आसानी से हल हुआ। ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? 156, 156। एक बार इसको इरेज करके फिर से लिखता हूँ, 156, ठीक है? 156 का करना है अपने को प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे देखिए, ये हो जाएगा 2 शते 14 एक 15, 2 अठे 16, 2 से कट करिए, 2 तियाँ 6, एक 7, 2 नवा 18, 3 से कट करिए, 3 तेरह में 39, और 13 एकन्नम 13। यानी आप 156 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। कोई इशू नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। आगे कहाँ चलते हैं? अभी 38-25 का कर लेता हूँ, इस साइड कर दूं, कोई दिक्कत? तीसरा प्रश्न यहाँ कर लेता हूँ, 3825 का, 3825, 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है अपने को, ठीक है? तो 3825 का जब मैं करूंगा तो ये हो जाना है भाई कितना, करिए। तो चेक करता हूँ, 2 से तो कटेगा नहीं। 5 2 7 8 15 3 18, 18 3 के टेबल में, इसलिए 3 से ये भी कटेगा। 3 एक नम 3, 3 दूनी 6 2 8, 3 2 2 22, 3 सते 21, 1 22, 1 5 15, 3 पचे 15। यहाँ 7 5 12, 12 2 14 1 15, फिर 3 से कट करिए इसको, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 एक 7, 3 पचे 15, और फिर से कट करिए इसको किससे? 4 2 6 5 11, नहीं इस बार 5 से ही कट होगा ये। 5 अठे 40, 2 42, और 5 पचम 25। 5 से इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है 17 बार में, 17 पचे 85, और 17 एक नम 17। यानी 3825 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए भाई, कुछ चीजें ना आप खुद से भी करिए। क्या करेंगे? कुछ चीजें आप खुद से करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ये सवालें मैं बता रहा, एक चीज ध्यान दीजिए, मैं बता रहा तो सीख कौन रहा? मैं सीख रहा। और जब आप लगाएंगे तो आप सीखेंगे। बात समझ पाए कि नहीं? तो कहने का मतलब, आपको हर एक सवाल ना भाई खुद से एक बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो जो चीज़ें अभी आपको समझ में आ रही, देखिए एक बार जब आप पढ़ते हैं ना चीज़ें आपको बिल्कुल आसान लगती हैं, लेकिन जब खुद पढ़ने जाते हैं, खुद लगाने जाते हैं ना, तो आपके साथ समस्याएं खड़ी होती हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी मैं कर रहा चीज़ें आपको सब कुछ हल्की लग रही हैं, जब आप करेंगे तो फिर आपके लिए क्या होगा? हल्की सी, कठिन तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर 5005 का प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ, 5005, ठीक है? 5005,
5। तो 5 से अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 5 एकम नम 5, 0 ऐसे ही 5 एकम नम 5। ठीक है, और ध्यान दीजिए ये आपका 11 से कटेगा, 1001 याद रखिएगा, 11 से कटेगा, 11 नवैया 99, 11 नवैया 99, 100 और 11 एकम नम 11। ठीक है, और यहाँ पर 91 की बात करूँ तो 13 शते 91 यानी 7 13 में 91 और 13 एकम नम 13। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्रम को मैटर नहीं किया, और अभी आपने प्रमेय 1.1 यही पढ़ा था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और अगर इनके गुणनखंडों को क्रम को ध्यान में न रखा जाए तो इनका हल एक अद्वितीय प्राप्त होगा, यानी 5005 को आप लिख सकते हैं 5 गुना, यहाँ पहले 11 लिख दिया हूँ, पहले छोटा ही लिख देता हूँ, 7 गुना 11 गुना 13। ये इनका क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। अब 7429 का भाई आप लोग निकालिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ कहाँ आगे। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा। तो सबसे पहला काम, जैसे पहला प्रश्न मैं सॉल्व करता हूं। पहला प्रश्न देखिए आपका है, संख्याएं आपके पास हैं, संख्याएं आपके पास हैं, पहली है 26 और 91। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है 26 और 91 का, और एलसीएम निकाल लेना है 26 और 91 का। फिर ये चेक करना है कि क्या संख्याओं का गुणनफल यानी 26 गुना 91 इनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है क्या। तो सबसे पहली बात मैं निकालता हूँ 26 का प्राइम फैक्टर करता हूँ। तो 26 को अगर प्राइम फैक्टर किया जाए तो आप कहेंगे 13 दूनी 26, 2 गुना 13, और 91 को अगर कहा जाए तो आप कहेंगे 13 शते 91 यानी 7 गुना 13। यही तो होगा, बोलिए। अब मैंने आपको कहा कि आपको निकालना है क्या, एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ कितने का, 26 कॉमा 91 का। तो 26 91 का एचसीएफ, एचसीएफ अभी आपने सीखा है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या, 13 दोनों में कॉमन है, इसके अलावा ना तो 2 इसमें है ना 7 इसमें है। ठीक है, तो एचसीएफ निकल के आ गया कितना, 13। और अगर एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम ऑफ 26 कॉमा 91। तो मैंने कहा कि जो एचसीएफ आया है पहले वो लिख लीजिए, तो कितना है, 13 है, और इनटू इसमें क्या नहीं था, इसमें 2 नहीं मैच किया था और इसमें 7 नहीं मैच किया था, तो ओवरऑल 7 दूनी 14 नहीं मैच किया है। ठीक है, तो 13 चौके 52, 52 की 2 हासिल 5, और 13 एकम 13, 13 5 18। ठीक है, यानी 182 इन दोनों नंबर का क्या है, 182, 182 इन दोनों नंबर का क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ठीक है, अभी अपने को चेक करना है कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो सबसे पहला हम इसका एलएचएस उठा लेते हैं पहले के लिए। ठीक है, पहले के लिए अगर एलएचएस उठा लें तो एलएचएस है क्या, संख्याओं का, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याएं हैं क्या भाई, 26 है और 91 है। तो 26 गुना 91, तो 26 गुना 91 कर लीजिए भाई। तो 6 कन्नम 6 और 6 नवैया 54, और 2 एकन्नम 2, 2 नवा 18। तो ये 6 6 8 5 13 2 23 66 कितना आ जाएगा बताइए, 23 66। कोई दिक्कत। इसी तरीके से इसका आरएचएस उठा लें। आरएचएस है अपने पास कितना, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ अपने पास कितना है, एचसीएफ है अपने पास 13, कितना 13, और एलसीएम है अपने पास 182।
चलिए गुणा लगा दीजिए। 13 दूनी 26, 26 6 हासिल 2, और 13 अट्ठे 104, 2 106, 106, 6 यहाँ लिख लेंगे तो हासिल बचा 10, और 13 एकम 13, 13 10 23। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूंकि LHS बराबर है RHS के, LHS बराबर है किसके, RHS के, इसलिए हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होगा वो HCF इंटू LCM के बराबर होगा। ठीक है, यानी ये बात क्या है, आपका सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, अब ये सवाल कर लीजिए। 510 और 92 का मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा 336 और 54 का। ठीक है, तो इसको करता हूँ डिलीट। डिलीट करने का मतलब डिलीट नहीं करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको आगे लेके चल लेता हूँ। ठीक है, तो संख्या अपने पास क्या है बताइए, संख्या, और इस पर कलर भी चेंज कर देता हूँ, कलर ले लेता हूँ डार्क ग्रीन। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न लगाते हैं। दूसरा प्रश्न है भाई अपने पास क्या, 510 और 92। ठीक है, तो 510 का सबसे पहले आप करिए प्राइम फैक्टर। 510 का करूंगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 1 25, 3 पचे 15, और फिर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए 5 से 17 बार में, और 17 एक प्राइम नंबर है, खुद से ही कटेगा, 17 एक नम 17। ठीक है, यानी 510 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और अगर बात करें किसकी, 92 की, तो 92 का प्राइम फैक्टर करिए, तो 92 का हो जाएगा भाई, दो, 2 से सिंप्लीफाई अगर करूं, 2 से अगर सिंप्लीफाई करूं तो कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, 1 9, और 2 छंग 12। 2 से फिर किया जाए तो 23 दूना 46, और 23 एकन्नम 23। ठीक है, यानी आप 92 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 23। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, सुनिए एक चीज, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। ठीक है, HCF निकाल रहे हैं, तो HCF ऑफ 510 एंड 92, तो एक कॉमन मिला 2, और दूसरा 3 5 तो कॉमन है नहीं, 17 कॉमन है नहीं, तो केवल 2 ही HCF हो जाएगा। और अगर LCM की बात की जाए तो LCM ऑफ 510 कॉमा 92 इज इक्वल्स टू, तो जो आपका HCF आया है पहले उसको लिख लीजिए, तो 2 तो ऑलरेडी मिला है। इसके बाद देखिए 3 5 और 17 नहीं मैच किया है, तो 3 5 17 को एज इट इज लिख लिया, और इधर 2 और 23 नहीं मैच किया है, तो 2 और 23 को भी आप लिख लीजिए, और इनका गुणनफल लगा लीजिए, तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे या कर दिया जाए, थोड़ा सा मैं सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, बाकी घर पे ना आप गुणा करिए, जितना करेंगे वो आप सीखेंगे। ठीक है, और खूब करिए भाई गुणा। ठीक है, सुनिए, चलिए करिए। 2 तिया 6 ना, और 6 पंचे 30, 2 तिया 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 30 दूना 60, तो 60 मैं लिख लिया, और 23 गुना 17, 23 गुना 17, चलिए कर ही देता हूँ। तो 23 का ना 17 से गुणा लगा दीजिए, 17 तिया 51, एक हासिल 5, और 17 दूनी 34, 5 39, और 6 से और गुणा लगाइए इसमें, 6 कन्नम 6, 6 नवैया 54, 4 हासिल 5, और 6 तिया 18 5 23, 23 46, 23 46, ये किसका गुणा था, 23 गुना 17 गुना 6 का, तो 10 से और लगा दीजिए, 0 हो गया, ये आ गया। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि इनका संख्याओं का जो गुणनफल है उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। ठीक है,
तो यहाँ कुछ जगह मुझे चाहिए और मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए ये ले लेता हूँ, ये वाला कलर। ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना है कि संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल जो होगा वो बराबर होगा संख्याओं के एचसीएफ के और उनके एलसीएम के। तो यहाँ पर भाई ना, मैं इसका एलएचएस उठाता हूँ। क्या उठाता हूँ? एलएचएस। एलएच एलएचएस क्या है? संख्याओं का गुणनफल। और संख्याएं अपने पास थी क्या? 510 और 92। 510 गुना 92। तो 510 और 92 का गुणा लगाइए। तो 510 गुना 92, 2 0 1 0, 2 1 कम 2 पंचे 10। ठीक है, और यहाँ जब करेंगे तो 9 0 1 0, 9 1 9 9, 9 पचे 45, 0 2 9 6 4। ठीक है, तो 46,920 कितना आ जाएगा? 46,920। और ऐसे ही आरएचएस लिखिए। आरएचएस क्या हो जाएगा? एच सी एफ इंटू एल सी एम। एच सी एफ इंटू एल सी एम। एच सी एफ कितना? 23,460। 23,460। और या जैसा क्रम है क्रम से ही लिख लीजिए। हालांकि आप जानते हैं कि गुणा जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो चाहे 5 में 4 से गुणा करिए, 4 में 5 से कोई फर्क नहीं, लेकिन पहले एच सी एफ लिखा हूँ। एच सी एम आप भी लिख दीजिए 2। और एल सी एम 23,460। 23,460 गुणा लगाइए। 2 0 1 0, 2 6 12, 2 चौके 8 1 9, 23 दूना 46। 23 दूना 46। तो 46,920 यहाँ, 46,920 यहाँ, इसलिए हम कह सकते हैं जो एल एच एस है वो आर एच एस के बराबर है। इसलिए ये बात सर्वथा सत्य है या सर्वदा सत्य है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि भाई आप तीसरा सवाल घर पे लगाएंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। या ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट सवाल पे चलने से पहले ये तीसरी सवाल आपको मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, बता ही देता हूँ। तो तीसरी सवाल पे चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तीसरे को ये इरेज करना पड़ेगा, और इरेज करने के लिए आपने नोट ही कर लिया होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ जो इंक है, और फिर से अपनी पेन चुनता हूँ और सवाल को ले आता हूँ आपके सामने। सवाल है 336 और 54। 336 और 54। तो 336 का सबसे पहले आपको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर जब करेंगे इसका, तो 2 से कट करेंगे तो 2 एकन्नम 2, 1 3, 2 छंग 12, 1 13, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से कट करिए 21 दूना 42, 3 सते 21, और 7 एकन्नम 7। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं करूं किसका, 54 का, 54 का, या लिख ही लीजिए एक बार। क्या लिख सकता हूँ? 336 ना, 336। तो 1 2 3 4, यानी लिख सकता हूँ 2 की घात 4, या आप घात पे अभी ना ही लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 2 की घात 4 ही है। 3 गुना 7, 3 गुना 7। और 54 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 54 का, तो 54 का जानते हैं आप, 27 दूना 54, और 3 9 27, 3 3 9, और 3 एकन्नम 3।
ठीक है, यानी आप 54 को लिख सकते हैं भाई 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF ऑफ 336,54। ठीक है, तो ये हो जाएगा। HCF निकालने के लिए आपको दोनों में कॉमन ढूंढना पड़ेगा। तो कॉमन अगर देखें तो देखिए, दो इसमें, दो इसमें, तो एक दो निकल के आ गया। और ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से देखिए, एक 3 इसमें है और एक 3 इसमें भी है, तो एक 3 निकल के आएगा, यानी ओवरऑल HCF निकल के आ जाएगा 2 गुना 3 यानी 6। और एलसीएम की अगर बात करूं तो एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम ऑफ 336,54। ठीक है, तो जो आपका HCF निकला है, HCF को पहले आप लिख लीजिए। और इसके बाद जो नहीं मैच किया है, जैसे यहाँ 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 सते 56, 56 नहीं मैच किया, लिख लीजिए। और यहाँ 9 नहीं मैच किया है, लिख लीजिए। और 9 छके 54, तो 54 गुना 56 गुणा लगाना है। ठीक है, और इसके बाद आपको चेक करना है कि इनका एलसीएम एचसीएफ के इन संख्याओं का गुणनफल, इन संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर आएगा इनके एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है,